साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट आ चुका है। पहले पार्ट में हमने कुछ बेसिक्स पढ़े, क्या होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उन्हीं को आज हम आगे एक्सटेंड करते हुए और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठें और क्वेश्चंस का सिलसिला बहुत तेज़ से चलेगा, क्योंकि इसमें टॉपिक्स कम है, क्वेश्चंस ज़्यादा है। टॉपिक्स भी हैं लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। पिछले वाले क्वेश्चन को भी हम लोग ने कुछ रिपीटिशन में लाए हैं, कुछ नए तरीके से लाए हैं, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो सके। तो जिनका पार्ट 1 नहीं हो पाया है, आई बटन पर लिंक है, कृपया करके पहले उस पार्ट को जरूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, क्योंकि उस पार्ट के बिना आप अगर इस पर सीधे जंप करोगे तो कुछ चीज़ें होंगी जो आपको नहीं आ रही होंगी, डिग्रीज होंगी जो आपको नहीं पता होंगी। कल डिग्री के बारे में बात की थी हम लोगों ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, और बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अभी तक आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी पढ़ी होगी सब समझ में आ रही होगी। जो नहीं आ रही होगी उसमें आपको एक काम करना, नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कल जहाँ से छोड़ा था या जहाँ से बोले आधे आधी शुरुआत की थी, क्या बोल रहा है सबसे पहला क्वेश्चन? फाइंड द डिग्री ऑफ कार्बन। तो अब तो आई थिंक ये हो जाना चाहिए सबसे, क्योंकि अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो हो जाएगा, बहुत सारे लोगों से हो जाएगा। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। अब ये आपका कार्बन है। अब ये जो कार्बन है ये किस लोकेशन पे है? तो हमने कहा साहब ये यहाँ पे है, और यहाँ पे है तो ये यहाँ पे एक कार्बन हो गया। एक एक कार्बन आपका यहाँ हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ हो जाएगा, और एक यहाँ हो जाएगा। तो कितनी डिग्री? अब कई लोग अब बोलेंगे 1 2 3 4, सर 4 डिग्री इज द आंसर। गलत भाई, 4 डिग्री नहीं है। क्यों 4 डिग्री? इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने बोला था डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कौन कौन से। तो डायरेक्टली इस कार्बन से कौन कनेक्ट है? एक तो ये कनेक्ट है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो 3 कार्बन कनेक्ट हैं। खुद वाले कार्बन को नहीं गिन लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। कई बार मिस्टेक्स क्या कर देते हैं, 1 2 3 4, ना ये भी नहीं। उस कार्बन से कितने और कार्बन कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली बॉन्ड कौन कौन से बना रहे हैं, वो हमको काउंट करने हैं। ठीक है, चलो। तो 3 डिग्री हो गए, तो यहाँ पे 3 डिग्री इज द आंसर। इतना समझ में आ गया? आ ही गया होगा। चलते हैं अब अगला। फाइंड द डिग्री ऑफ प्राइमरी कार्बन। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है लाला, नहीं पढ़ा होगा तो ये नहीं आएगा। क्वेश्चन बहुत छोटा है, 1 नंबर का एग्जाम में अगर आ गया तो कट जाएगा। और छोटे छोटे क्वेश्चन ही आ जाते हैं ऑर्गेनिक में। लेकिन नहीं पता था प्राइमरी कार्बन क्या है। अरे यार, प्राइमरी कार्बन नहीं आता। तो चलो आओ देखते हैं प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं। बताया था ना, 1 डिग्री को क्या बोलते हैं? प्राइमरी। तो 1 डिग्री इज द आंसर। ठीक, आगे। फाइंड द डिग्री ऑफ सुपर प्राइमरी कार्बन। ये कल मैंने हिंट दी थी, डीपली नहीं बताया था सुपर प्राइमरी क्या होता है। तो आज चलो सुपर प्राइमरी के बारे में बता देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना आईफोन अल्ट्रा, अल्ट्रा प्रो मैक्स, वैसे ही कुछ है ये। प्राइमरी के पास क्या था? एक कार्बन। तो सुपर प्राइमरी के पास कितने होंगे? 0, एक भी नहीं। तो ऐसा कार्बन जिसकी कोई डिग्री ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी कार्बन की कोई डिग्री नहीं। आओ देखते हैं। सपोज दैट ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन से कनेक्ट है, इधर Cl से कनेक्ट है, इधर भी हाइड्रोजन से कनेक्ट है, और इधर भी ये हाइड्रोजन से ही कनेक्ट है। अब बताओ ये कितने डायरेक्टली कार्बन से कनेक्टेड है? तो आंसर आता है 0। बस, और जहां 0 आ जाए वहां समझ जाना ये कौन सा कार्बन है भाई। ये कार्बन है सुपर प्राइमरी आपका। ठीक है, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री इज द सुपर प्राइमरी। ये ध्यान रखेंगे। व्हाट फैक्टर मेक्स अ कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। अब कार्बोकेटाइन, कई लोग मजे मजे में कार्बोकेशन बोल देते हैं, स्पेलिंग याद करने के लिए सही है। अब एक कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कैसे आप डिफाइन करोगे? तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कार्बोकेटाइन होता क्या है। कार्बोकेटाइन कल हमने पढ़ा था, सी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या कहते हैं? कार्बोकेटाइन। कैट जहां आ जाए, आपको लगना चाहिए कैट एक छोटा सा प्राणी है, अच्छा प्राणी है, नेगेटिविटी नहीं आती तो पॉजिटिव आता है। याद रखने की ट्रिक है बेसिकली कार्बोकेटाइन। वैसे भी केटायन एनायन तो पता ही होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ द केमिस्ट्री क्लास 9th में पढ़ा था। H2O जब पानी में डाल के कैसे निकालते थे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप लिख के आ गए थे एग्जाम में, याद है ना? बस वही कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन में आप देख रहे हो प्लस चार्ज होता है। अब कह रहा है इसको स्टेबल कौन करेगा? अब प्लस चार्ज जो है वो
स्टेबल कब होता है? जब वो वैसे ही पॉजिटिवली चार्ज एटम के साथ बॉन्ड बना है। तो आ जाओ देखते हैं क्या क्वेश्चन में कोई आंसर मिल रहा है इसमें। नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम हो गया स्टेबल। बस सर, यही आपका आंसर है। पर एक बार नीचे वाले भी पढ़ते हुए चलेंगे। साइज ऑफ कार्बोकेटायन, साइज ऑफ कार्बोकेटायन डजंट मैटर। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नियर बाई, नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में तो काम ही नहीं चलता। क्यों? जब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो विड्रॉ क्या करेगा? ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम टू द पॉजिटिव, वही बात है दूसरे वे में लिखी हुई है। तो आपका आंसर क्या है? पहला। अब चलते हैं आगे। फाइंड द डिग्री ऑफ एल्कोहल। अब बताओ, ये क्विक रिवीजन हो रहा है, अभी टॉपिक आगे आपको पढ़ाएंगे, पहले आप क्विक रिवीजन कर लो। कल आपने क्या पढ़ा हमको पता है, रिवीजन नहीं कर रहे होगे। रिवीजन कर लो मालिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अभी आपको लग रहा होगा यार थोड़ी थोड़ी चीजें मिस हो रही हैं हमसे, इसलिए कि आपने कल पढ़ा और आज रिवीजन नहीं किया। फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को याद करो सुबह सफा। तो इसलिए भैया इसको याद करते रहो, तभी जाके याद हो पाएगी, समझ पाओगे इसको। तो आते हैं फाइंड द डिग्री ऑफ एल्कोहल। तो अब बताओ एल्कोहल की डिग्री कैसे निकालते थे मालिक, कैसे निकालते थे? तो एल्कोहल की डिग्री निकालने के लिए हम सबने देखा हुआ है कि जिस एल्कोहल कार्बन से कनेक्टेड है, जो भी कार्बन से एल्कोहल कनेक्टेड है, उस कार्बन की डिग्री कितनी है? तो यहाँ पे कार्बन की डिग्री कितनी होगी? एक तो ये कार्बन, एक ये कार्बन, और बस दो ही कार्बन है। बाकी तो भाई इससे अल्टरनेट आ गया ना, डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है। अब दो कार्बन है तो इस कार्बन की कितनी डिग्री हो जाएगी? 2 डिग्री। अब अगर इस कार्बन की 2 डिग्री है तो इस अल्कोहल की कितनी डिग्री हो जाएगी? हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होती है, उस कार्बन की डिग्री जिससे OH डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे उसकी 2 डिग्री हो जाएगी आंसर। ठीक है। अब आते हैं अगला, फाइंड द डिग्री ऑफ अमीन्स। अब ये वो एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, बहुत ही आसान एक्सेप्शन नहीं कहेंगे, छोटा सा ये क्लू है इसमें। डिग्री ऑफ अमीन क्या करता है? कहता है इस ग्रुप से कितने कार्बन कनेक्टेड हैं, नंबर ऑफ कार्बन। तो देख लो यहां से कितने कार्बन कनेक्टेड है, एक तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया, बस आप इतनी कनेक्टेड है, तो कितने हो गए? 1 डिग्री। याद रखना उस कार्बन की डिग्री नहीं, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे दूसरा है, अमाइन में दूसरा आता है मामला, अमाइन में नंबर ऑफ कार्बन आता है। तो इतना ध्यान रखना कि जिस ग्रुप से अमाइन कनेक्टेड है वो ग्रुप को नहीं देखना, डिग्री नहीं निकालनी। अल्कोहल की तरह आपको क्या देखना है? अमाइन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, बस। ठीक। आ जाओ अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अल्कोहल। ये बच्चों वाले सवाल हैं भाई, लेकिन आ जाते हैं एग्जाम में कई बार। ठीक, OH। अब अगला, ये थोड़ा थोड़ा मस्त है, थोड़ा थोड़ा वीक है। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका ये छोटे छोटे सम्स लगा के, क्योंकि आगे जो बड़े आप सवाल लगाओगे उसमें छोटे ही काम आएंगे। अभी देखोगे आगे चल के जब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन में, तो आपको लगेगा यार यही चीज तो हमें नहीं आती थी, यही चीज तो हमको जाननी थी। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आप बताओ सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं, पाई बॉन्ड किसको कहते हैं? कल पढ़ा था ना, जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिग्मा। ठीक, क्या बोलेंगे? सिग्मा। और जहां कहीं डबल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा, ठीक, और दूसरा पाई। जहां 3 होंगे वहां पे एक सिग्मा, 2 पाई। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और साथ में बता देते हैं, सिंगल बॉन्ड का कुछ नाम होता है, याद करो। कुछ ए से नाम पढ़ा था आपने बचपन में, बचपन में क्या, 9th में? 1, 2, 3, इनका कुछ कुछ नाम होता है। क्या नाम होता है? इसका नाम होता है अल्केन। याद आ गया ना, अल्केन। और सिंगल बॉन्ड का क्या नाम होता है? अल्कीन। ठीक, अल्कीन। और यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब होता था? अल्काइन। ठीक, ये याद रखना, कई बार आ जाता है अल्कीन अल्केन अल्काइन। ठीक, जैसे महाभारत में अंबे अंबा अंबालिका, वैसे ही यहाँ पे अल्केन अल्कीन अल्काइन। ठीक,
याद रखेंगे, ऑफेंड नहीं होंगे, याद रखने की ट्रिक है। तो आ जाओ, अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कितने बॉन्ड। तो यार एक सिग्मा, सिग्मा कैसे काउंट करोगे पता है? अब कई बार जो बहुत नए नए बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता होता बॉन्ड टूट कहाँ से रहा है, कहाँ से बॉन्ड चेंज है। तो जहाँ पे कॉर्नर होता है, जहाँ पे बॉन्ड का एंगल चेंज हो रहा है, वहां से बॉन्ड चेंज हो जाता है। ठीक, याद रखेंगे ये। तो इस बॉन्ड की एनर्जी यहाँ से यहाँ तक, इस बॉन्ड की लेंथ यहाँ से यहाँ तक, इस बॉन्ड की रेंज यहाँ से यहाँ तक, इस बॉन्ड की रेंज यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और जहां कहीं भी ये एंड हो रहे होते हैं उनके कॉर्नर पे कुछ नहीं होता है तो मानते हैं कार्बन कनेक्टेड है। एम्प्टी का मतलब एम्प्टी नहीं होता, कार्बन कनेक्टेड है। अगर कोई और ग्रुप होता है तो इनमें हम यहाँ पे कोई बीच में और ग्रुप डाल देते हैं, तो आपको पता चल रहा है अरे ओ एच है, ये कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, यहाँ पे सी एल लगा हुआ है। नहीं कोई लगा होता है तो अंडरस्टूड है वो क्या होगा, कार्बन। इतना ध्यान रखेंगे। तो अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे पहले तो एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, दो बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा ही होगा। तीसरा सिग्मा ये हो गया, चौथा सिग्मा ये हो गया। तो सिग्मा कितने हो गए, चार। ठीक, चार। अब जब ये चार सिग्मा हो गए, अब आप मुझे बताओ पाई कितने बॉन्ड है? पाई साहब, एक ये बॉन्ड है, एक ये पाई, एक ये पाई। ठीक, तो कितने पाई हो गए, एक दो तीन पाई। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर है, डी इज द आंसर, 4 सिग्मा 3 पाई। ठीक, ध्यान रखेंगे, 4 सिग्मा 3 पाई। सिग्मा का साइन ऐसे होता है, पाई का साइन ऐसे होता है, साइन भी याद रखेंगे। अब ये सिग्मा का नाम सिग्मा क्यों है, कई बार अपने इंस्टाग्राम पे ना सिग्मा में, सिग्मा एटीट्यूड, सिग्मा क्यों लोग बोलते हैं उसका रीजन पता है? ना जाने किसने मीम बनाया, पर उसका रीजन आपको आज हम बताते हैं क्यों सिग्मा सिग्मा बोला जाता है। क्वेश्चन आएगा, अभी आप देख पाओगे आगे। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकेटायन, हाइब्रिड, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मिथेन? सबसे पहले तो मिथेन क्या होता है आपको पता है? आपने पढ़ा हुआ एथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेक डोडेक ट्राइडेक, नहीं है ना? कुछ कुछ तो सर नाम सुने हुए लग रहे हैं भाई। ये नाम क्या है, ये कार्बन के नाम है, नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन है तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक, 13 ट्राइडेक। इतना आएगा नहीं, 12 13 तक याद रख लो, बहुत होता है। और ये एकदम कंठस्थ होने चाहिए, जैसे आपको एकदम अपना नाम कंठस्थ है, क्या नाम है तो नाम मत भूल जाना, ये मकसद याद रखना। एथमेथ प्रॉप ब्यूट याद कर लेना। तो मेथ का मतलब, ये आईयूपीएससी का है बेसिकली क्वेश्चन। तो आईयूपीएससी का एक अलग लेक्चर ले आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि नाम से आप कैसे फॉर्मूला निकाल सकते हो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जैसे आपका नाम क्या होता है, आपका नाम कौन रखता है, घर वाले रखते हैं ना, वैसे ही केमिस्ट्री के घर वाले हैं, बोलते हैं कि हम इसका जो नाम रखेंगे वही नाम हो जाएगा, नहीं तो पता लगा कोई चिंटू बुला रहा है, कोई छोटू बुला रहा है ना, गड़बड़ हो जाएगा। आप सोचो हाइड्रोजन को कोई छोटू बुलाए कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या? जबकि हाइड्रोजन अपने आप में क्रांतिकारी आदमी है। तो आईयूपीएससी अपने एक अलग काम करती है, उसके बाद में देखेंगे, पर वो एक सबसे बढ़िया काम करती है कि नोमेनक्लेचर पे बहुत ध्यान देती है, किसका क्या नाम होना, और ऐसे रैंडम नाम नहीं रखती, लॉजिकल नाम होते हैं। और वो लॉजिक्स क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएससी के लेक्चर में। तो अभी तो फिलहाल आप मेथेन जान लो, मेथेन कहते किसको है और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, क्योंकि बिना उसके आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल ही नहीं सकते। देखो, तो सबसे पहले मेथ, मैंने बताया था ना, मेथ का मतलब एक कार्बन, एच का मतलब दो कार्बन, तो यहाँ पे क्या है मेथ, ये इतना देखेंगे पहले, इतना, ये मेथ लिखा हुआ है ना, तो मेथ का मतलब क्या है, एक कार्बन लगा दिया। एन, एन क्या है भाई साहब, याद करिए, अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ाए थे ना, तो एन किस में आ रहा है, सिंगल बॉन्ड में। ठीक, तो अब अगर मान ले ये सिंगल बॉन्ड में आ रहा है, तो आप हमें एक बात बताओ, ये अल्केन सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे
हम क्या देख रहे हैं, एन मतलब ये कार्बन हर जगह सिंगल बॉन्डेड एटम के साथ चला हुआ है। ठीक, बस। ठीक, ये अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कुछ और लगा होता उसका भी साथ में नाम होता, कुछ नहीं है तो यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक, ये हाइड्रोजन उसका बहुत बेस्ट फ्रेंड है, कहता है जब कोई ना हो तेरे साथ तो मैं आ जाऊंगा। अब इसी को अगर हम कंडेंस कर लें तो ये क्या हो जाएगा, CH4। अब आप बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। अगर कल का लेक्चर याद है तो हम कह रहे थे कि sp3 चार सिग्मा है ना, तो पहला सिग्मा कहाँ जाएगा, पहला सिग्मा आएगा s ऑर्बिटल में। ठीक, दूसरा सिग्मा कहाँ जाता है, दूसरा सिग्मा आएगा इसमें p में, तीसरा इसमें, चौथा इसमें। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे sp3 ये करेक्ट हो गया आपका। अरे लग जा भाई, ठीक है ये करेक्ट हो गया आपका, इतना जान लो। ठीक, ये करेक्ट है। अब अगला, हाउ डज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा, ध्यान सुनना, हाउ डज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड कंपेयर टू दैट ऑफ पाई बॉन्ड। हाउ डज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कंपेयर टू दैट ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब क्या बॉन्ड एनर्जी जो सिग्मा की है वो पाई के कंपैरिजन में कैसी। आओ देखते हैं। तो अब आप एक बात जान लो, आपने देखा होगा कि दो टाइप के होते हैं पेयर्स। ठीक, ये इनसे क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। दो यहाँ पे बॉन्ड थे और यहाँ पे क्या हुआ, एक हमने एक बॉन्ड बना दिया। फिर हमने देखा दो बॉन्ड बने, फिर हमने देखा तीन बॉन्ड बने। अब आप एक चीज देख रहे होगे क्या, कि जहां कहीं भी कोई एक्टिविटी होती है, अभी हम आगे चलेंगे रेजोनेंस में देखेंगे कि जहां कहीं भी कोई बॉन्ड को मूव करना होता है तो कौन सा बॉन्ड मूव होता है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ही हमेशा मूव होता है, ये केवल पाई। सिग्मा बॉन्ड नहीं मूव होता, क्यों, इसको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसके पास हाई एनर्जी होती है। ठीक, सिग्मा बॉन्ड के पास बहुत एनर्जी होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, इसीलिए कई बार आप देखते हो सिग्मा मेल, सिग्मा एटीट्यूड, सिग्मा पता नहीं, सिग्मा जानते नहीं है, बस सिग्मा लगाया पड़ा है। तो अगर कोई पूछे ना सिग्मा तो उसे बोल देना सिग्मा क्या, इसका ये मतलब होता है कि सिग्मा के पास क्या होता है, हाई बॉन्ड एनर्जी होती है। क्यों होता है, क्योंकि उसकी ओवरलैपिंग हेड ऑन होती है। अब ये क्या है साहब, फिर वही बात है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है ये। केमिस्ट्री एक ऐसी रिलेशन है जिसमें ना जाने कहाँ का चैप्टर कब यूज हो जाए। और हम तो कहते हैं केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर यूज हो रहा होता है कभी कभी। तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो एक लिंक के साथ पढ़ो और एकदम कनेक्शन के साथ, ये नहीं रैंडमली कोई चैप्टर उठा लिया, ऐसा नहीं। आप देखो हर एक चैप्टर इंटरलिंक है किसी ना किसी से। तो यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अभी तो आप पहले ये जान लो कि सिग्मा बॉन्ड के पास हाई एनर्जी होती है, क्यों, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड इतनी जल्दी नहीं टूटते। पाई में क्या होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल में क्या है, एक ये कनेक्ट है एक ये कनेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये टूटा पूरा बॉन्ड गया। हेड ऑन में क्या पूरी एकदम बंद है। ठीक है, तो इतना जान लो। तो सिग्मा बॉन्ड के पास बहुत एनर्जी होती है। तो आ जाओ आंसर देखते हैं। क्या आंसर है, सिग्मा बॉन्ड हैव लोअर बॉन्ड एनर्जी देन पाई बॉन्ड, ना, सिग्मा बॉन्ड हैव हायर बॉन्ड एनर्जी देन पाई बॉन्ड, यस। पर अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सॉरी ऑप्शन, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बोथ हैव सेम बॉन्ड एनर्जी, नहीं। सिग्मा बॉन्ड हैव हायर बॉन्ड एनर्जी इन डबल बॉन्ड्स, अच्छा, बट लोअर इन ट्रिपल बॉन्ड्स, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, बॉन्ड एनर्जी पता चल गई आपको। अगला, what is the name of structure formed when an OH group is connected to benzene via single bond, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब गजब का क्वेश्चन। जैसे आपने देखा होगा कि एक ये आपके पास में बेंजीन होता है, हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन जाएगा जहां तक है भगवान की कृपा से ये। और इससे एक ग्रुप कनेक्टेड होता है OH,
ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है, OH। अब बेंजीन बनाने के लिए, क्या ये बेंजीन है? नहीं। बेंजीन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। क्या? या तो आप अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाओ, मतलब एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, ठीक, अल्टरनेट बॉन्ड, ये भी बेंजीन है। लेकिन कई बार, ये तो चलो आपको अंडरस्टूड है, कई बार क्वेश्चन क्या करता है, आपको ऐसे सर्कल बना के दे देगा, ये इस टाइप का सर्कल अंदर बना के दे देगा और कहेगा आप हमको बॉन्ड बताओ। तो ये अल्टरनेट बॉन्ड लगा हुआ है सर्कल, बेंजीन के अंदर सर्कल का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है, ये एक इंडिकेशन होता है। और जब भी बेंजीन के ऊपर OH लगता है तो ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं होता, या बेंजिल्डिहाइड नहीं होता, या बेंजीन अल्कोहल नहीं होता, क्या होता है, फेनॉल। क्वेश्चन आ जाता है कि भावनाओं में बह जाते हैं बच्चे, यार ये बेंजीन है, ये अल्कोहल है, IUPAC से नामकरण संस्कार कर देते हैं इसका। नहीं 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 नहीं, गलती हो जाएगी, यहीं पे केमिस्ट्री में नंबर कटते हैं लोगों के और यहीं पे रैंक बनती है, ऐसे छोटे छोटे माइनर क्वेश्चन से। तो बेंजीन के साथ जब कभी भी सिंगल बॉन्डेड में आपको OH लगा हो तो वो क्या होगा, फिनॉल। इतना ध्यान रख लें, फिनॉल इज द आंसर। ठीक, आ जाओ। बाकी ये सर्कल पे मत जाइएगा, हम बचपन में वैसे भी सर्कल बनाते थे तो आलू बनता था। चलो, हाइपर कंजुगेशन, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। हाइपर कंजुगेशन पढ़ते हैं, क्या होती है हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन जानने से पहले आप एक चीज मुझे बताओ, कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्ब एनायन, इतनी चीजें आपको आती हैं कि नहीं आती हैं? अगर आती हैं तो ठीक है, नहीं आती हो तो बता दीजिएगा, सेपरेट वीडियो डिटेल्ड हमने इस पे बना देंगे। अभी तो हमने समरी एक बताई हुई है पार्ट 1 में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं कैसे, जब हम किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को, या बोले सिंगल बॉन्ड को, हम उसमें देखेंगे कि ये चार्ज एटम के पास में, कार्बन फ्री रेडिकल के पास में या कार्बोकेटायन के पास में, कैसे वहां से शिफ्ट होके पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करा के ये कैसे इसको बैलेंस कराता है, या फिर कैसे मॉलिक्यूल को स्टेबल करता है। दो चीजें होती हैं इसमें हाइपर कंजुगेशन में। तो चलिए एक एक करके इसको अच्छे से समझते हैं। तो पहले कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है, नियम जान लो, ये होता कहाँ कहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, इन कार्बन केटायन और साथ में रेडिकल और साथ में ये, इसको अगर हम नाम दें तो क्या होता है, अल्कीन। ठीक, अल्कीन 3 जगह पाए जाते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल में, कार्बोकेटायन में और अल्कीन में। बट आपके मोस्टली इतने ही पूछे जाएंगे, अल्कीन के बारे में इतना प्रॉब्लली नहीं आता एग्जाम में, बट इसमें हम देख लेते हैं। अब इसमें कुछ चीजें और नियम आते हैं, ऐसा नहीं केवल इतना ही नियम है, इसमें एक और नियम आता है। वो नियम क्या कहता है, जो हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखा था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन याद है ना, जिसमें 4 बॉन्ड होते हैं सिंगल सिंगल, उसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन, अब अल्फा कार्बन क्या है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लो, अल्फा कार्बन जो भी होगा वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसके बाद में जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब हो जाएगा, अब बात आती है साहब ये होता क्या है। अब अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, अच्छा यहाँ पे अल्फा का मतलब कोई वैल्यू वैल्यू मत समझ लेना, अभी आपके में सिर्फ ये जान लो नोटेशन है ये, ठीक है, बस केवल ये नोटेशन है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होते हैं, वो कार्बन जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं किससे, कार्बोकेटायन से, रेडिकल से या अल्कीन से। जो कार्बन इन चीजों से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अब ये समझ गया कि अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, ठीक है। अब अगली बात आती है, अब इसमें एक चीज और देखेंगे
कि ये हाइपर कंजुगेशन होता कैसे। भाई ये तो समझ गए अल्फा कार्बन है, ये सारी चीजें, बट ये हो कैसे रहा। आ जाओ, चलो। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कि हमने एक यहाँ पे बॉन्ड बनाया, अब इसके साथ क्या कनेक्ट करना है, कोई बताएगा। इसके साथ जल्दी बताओ। हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, क्या कनेक्ट होगा। अगर कार्बन को हाइपर कंजुगेशन स्टेट में ले जाना है, अभी पढ़ के आए हैं पीछे, या तो कार्बोकेटायन हो, या कार्बन रेडिकल होना चाहिए, या एल्कीन होनी चाहिए, इन तीनों में से किसी एक को कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो कनेक्ट करते हैं। ये पॉसिबिलिटी होती है ना कि हाइपर कंजुगेशन होगा कैसे। तो हमने कहा यार, एक बॉन्ड तो इसने कार्बन के साथ शेयर किया, दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, और एक इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला, ये क्या करेगा, ये इधर हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा, ये इधर हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा, और ये नीचे भी हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा। बस। अब यहां पे बताओ, आपको बॉन्ड ब्रेकिंग आती है, पहले इसको देखो। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पे कुछ एक आपको ब्रेकिंग दिख रही होगी। कैसी ब्रेक होगी, आओ देखते हैं। ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कराया जाएगा। ठीक, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, आ जाओ। ये यहाँ पे हम एक हेडेड एरो का साइन लगाते हैं हमेशा, ध्यान रखना, डबल हेडेड एरो का, जब कभी भी आप सेम स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हो। तो यहाँ पे हमने कहा ये हाइड्रोजन के पास में प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है साहब, फिर क्या होगा, अब ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, ये सी आ गया, ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और डबल बॉन्ड में हो जाएगा, नीचे हाइड्रोजन हो जाएगा। ये आपका एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ये क्या है, ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आप बताओ ऐसे ऐसे कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो आप इसमें देखो, तो कुछ नियम है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपको अल्फा कार्बन फाइंड करना है, अल्फा कार्बन ढूंढना है। अल्फा कार्बन के बाद ये ढूंढना है कि हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं है। तो एक बार में एक ही हाइड्रोजन को शिफ्ट करो, अगली बार में क्या करो, अगली बार में इसको शिफ्ट कर दो। ठीक, ये वाला प्लस हो जाएगा। अब जब अगली बार हो जाए तब यहाँ पे ये शिफ्ट कर दो। तो आप मुझे बताओ ऐसे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसकी ट्रिक, साफ साफ ट्रिक क्या कहेंगे, सीधी सी लॉजिक है कि जितने आपके अल्फा हाइड्रोजन है CH बॉन्ड ब्रेकिंग में इन्वॉल्व, याद रखना बॉन्ड ब्रेक वाले हाइड्रोजन, एक, दो और तीन, तो यहाँ पे टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर इज इक्वल टू कितने, अल्फा हाइड्रोजन और इक्वल टू 3। सिंपल सा आंसर। कई बार क्वेश्चन आएगा, अभी आगे आप देखेंगे। तो ये था बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन आपका कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन में। इतनी ही चीजें करनी होती हैं। अल्केन अल्कीन क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे कभी डीप लेक्चर में, क्योंकि आपके में इतना अभी इंडेप्थ नहीं पूछा जा रहा है। तो आप बस ये जान लो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। चलिए आप चलते हैं आगे, आ जाओ। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अकर्स इन, अब ये किस किस में इफेक्ट होता है, क्वेश्चन आ गया आपका। सबसे पहला, कार्बो एनायन में, हाँ साहब होता है, और आपने टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। गलत, कार्बो एनायन में नहीं होता। कहाँ होता है, सर आपने कुछ कार्बो करके ही बोला था, लेकिन किसमें, कार्बोकेटायन में, एनायन में नहीं। एनायन क्या होता है, एंटी एनिमी, याद करो, माइनस, उसमें नहीं होता। हमें क्या करना है, कार्बोकेटायन में करना है, और कार्बन फ्री रेडिकल, ये भी आंसर लग रहा है। अच्छा, तो दो तो मार्क कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे बोथ बी एंड सी कर देंगे। ठीक है, बोथ बी एंड सी, ये बोथ बी एंड सी। अब आ जाओ, अब यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं और चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इज ट्रू। अब आपने तो पढ़ लिया है, तो आप मुझे बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में नीचे से दी गई कौन सी बात सही है। अल्फा कार्बन जो है वो sp2 होना चाहिए, क्या कहते हो, नहीं। अल्फा कार्बन शुड sp3 हाइब्रिडाइज्ड, पहली बात सही। अल्फा कार्बन शुड sp हाइब्रिडाइज्ड, नहीं, नन ऑफ दीज।
तो बी इज द आंसर। ठीक है। हाउ मैनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, आ गया क्वेश्चन, बताओ भाई कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल हैं। तो हमने कहा सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले देखो कौन सा अल्फा कार्बन, ये कार्बन जो है इससे कितने अल्फा कार्बन कनेक्टेड हैं। तो हमने कहा अल्फा कार्बन वो होता है जो डायरेक्टली कार्बोकेटायन से कनेक्टेड हो। तो कार्बोकेटायन से एक तो ये कार्बन महाराज कनेक्टेड है, दूसरे ये कार्बन महाराज कनेक्टेड है। अब इन कार्बन्स के पास में कितने हाइड्रोजन है, तो यार ये एक बॉन्ड तो बना रहा है अगले कार्बन के साथ, तो कितने बॉन्ड खाली, 3 बॉन्ड खाली। क्यों, कार्बन की लास्ट शेल में कितने बॉन्ड होते हैं, 4। तो 4 में से एक बॉन्ड गया, 3 बचे, मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे, यार यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि एक बॉन्ड ये बनाया, ऐसा सोचना हमेशा, ऐसे तुक्का उक्का मत मारना। एक बॉन्ड इस कार्बन ने इसको दे दिया, एक बॉन्ड इसको दे दिया, 2 दे दिए, तो कितने बचे, 2। मतलब ये वाला क्या करेगा, 2 अल्फा H दे देगा। ओके। तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो हो गए 5। ठीक। अब कई बार क्या होगा, कई लोगों को ये समझ नहीं आता होगा ये स्ट्रक्चर इस टाइप के, तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये ध्यान रख लो, ये कार्बन है, आपको क्या करना चाहिए, सी बना लो ऐसे। फिर बॉन्ड लगा हुआ है, आप बॉन्ड लगा दो। अगला ये डॉट है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन लगा दो। फिर अगला डॉट है, हाँ अगला क्या है, कार्बोकेटायन। ठीक। बॉन्ड लगाओ, सी पर प्लस दो। अगला ये, ठीक, यहाँ पर कार्बन, बस बात खत्म है। अब आपको पता चल जाएगा ये क्या है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड हम लोग नहीं लिखते, हो सकता है कई और लोगों से कनेक्टेड हो, क्योंकि मेन हमारा काम किससे है, पड़ोस के कार्बन से, इसके लिए। ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉन्ड कनेक्टेड है, CH3, 2 कनेक्टेड है, CH2, ये छोड़ दो, इससे हमको मतलब ही नहीं है, ये CH3, 3 2 5, इससे मतलब नहीं है हमें, बात खत्म, 5 हो जाएंगे आपके। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। कंपेयर द स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करोगे, भाई कौन सी चीज ज्यादा दे रही है। हमने कहा अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हम करा रहे हैं और उसमें स्ट्रक्चर बन रहा है, तो बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट अल्फा स्ट्रक्चर्स बना रहा है। तो हम कहेंगे स्टेबल कौन है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए वही सबसे ज्यादा स्टेबल। तो चलो भाई देखते हैं कौन कितने स्ट्रक्चर बनाएगा। तो सबसे पहले आ जाओ देखते हैं, ये हमारा कार्बोकेटायन हो गया। ठीक। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कार्बन है, यहाँ भी सिंगल कार्बन है, तो कितने, 3 अल्फा H। यहाँ पे 2 से बॉन्ड है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा H। ये कनेक्ट ही नहीं करेंगे, क्यों, ये इसलिए नहीं कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अब आगे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कितने कनेक्टेड है, यहाँ पे यार एक कार्बोकेटायन है, तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। तो इससे कितने कनेक्टेड होंगे, 1 2 कनेक्टेड हैं, तो कितने बचे, 2 अल्फा ही बचे, तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन दे देगा। ये कितने कनेक्टेड हैं, यहाँ से ये अल्फा कार्बन है, एक ही अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। और यहाँ पे तो यार एक ही दे पाएगा, क्यों, एक ऊपर कार्बन से कनेक्टेड, एक नीचे और एक यहाँ पे, तो ये कितना देगा, 1 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल काउंट कर लेते हैं, इसके कितने हुए, 3 1 4, इसके कितने हुए, 2, और इसके कितने हुए, 3 3 6 2 8। मतलब प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, फर्स्ट थर्ड सेकंड, फर्स्ट थर्ड सेकंड, फर्स्ट इज द आंसर। ठीक, बात खत्म। सिंपल से प्यारे से क्वेश्चन है, लेकिन अगर आता होगा तब, नहीं आता होगा तो इसी में से खोपड़ी खुजवाते रह जाओगे ऐसे, कैसे करें। अब हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो नोन एज, इसको किस नाम से जाना जाता है, बेकर नाथन इफेक्ट, एंकीमेरी इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस, यहाँ पे किसी बॉन्ड का रेजोनेंस नहीं होता है, पार्शियल नहीं बनते। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये तीनों चीजें बोली जाती हैं, ऑल ऑफ दीज, बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, एंकीमेरी इफेक्ट भी बोलते हैं, और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में भी पूछ लेता है व्हाट इज एंकीमेरी इफेक्ट, एंकीमेरी इफेक्ट में कितने sp3 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, तो एटलीस्ट 1 अल्फा कार्बन होना चाहिए। ठीक है, बात खत्म है। अब आगे चलते हैं। Which of the following best describes hyperconjugation effect in isovalent structures? Isovalent का मतलब पता है, आइसोवेलेंट मतलब एक अकेला सिंगल स्ट्रक्चर, जैसा हमने उस दिन बताया, अभी पिछली स्लाइड में बताया था, आइसो सिंगल स्ट्रक्चर था ना ये, बस वैसे ही।
तो सिंगल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कैसे काम करता है। आइसोवेलेंट स्ट्रक्चर डू नॉट एग्जीक्यूट, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो मैं पढ़ा ही नहीं। आइसोवेलेंट करते कि नहीं? आइसोवेलेंट स्ट्रक्चर शो एंगेज्ड हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल, नहीं मल्टीपल तो नहीं, नहीं इसमें भी नहीं है। Isovalent structure exhibit similar hyperconjugation effect as structure with adjacent sigma bond। आ गया क्या? आइसोवेलेंट स्ट्रक्चर तभी हाइपर कंजुगेशन एग्जिबिट करेंगे जब उनके पड़ोसी, उनके पड़ोस वाले बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होंगे। हाँ यार, ये बात कुछ दिमाग में पड़ रही है बस। ठीक, यही क्यों, सिग्मा बॉन्ड से ही तो हाइपर कंजुगेशन चलता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगला इफेक्ट आ गया, ये क्या है? ये आपका रेजोनेंस। तो अब यहाँ पे बात आती है आखिर रेजोनेंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो अभी तक हम देख रहे थे कि जो काम चल रहा था सिंगल स्ट्रक्चर में, सिंगल लुईस स्ट्रक्चर में, तो वहां पर हम बाकी चीजें कर ले रहे थे। लेकिन रेजोनेंस की जरूरत तब पड़ी जब एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने में एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को इनकेपेबल हो गया कि ये कैसे स्टेबिलिटी आएगी इसमें। तो हम क्या यूज करते हैं, तब हमको दो या उससे ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए। अब एक स्ट्रक्चर इनकम्पेटिबल है तो दो या दो से ज्यादा चाहिए, मतलब समझ नहीं पाया। दो या दो से ज्यादा, उसी के पॉसिबिलिटी में हाइपर, हाइपर तो नहीं कहेंगे, हाइपोथेटिकल बोल सकते हैं कि एक इमेजिन कर लेते हैं, हम पॉसिबिलिटी बना लेते हैं कि यार अगर ये ऐसा होता, इसको हम ऐसे ट्रांसफर कर देते तो यहाँ पे कुछ ऐसे बैलेंस बन जाते, तो फिर हम उसको एक्सपेरिमेंटली भी कर लेते हैं। तो इस टाइप से रेजोनेंस में कई बार हम देखते हैं कि कुछ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन ट्रू होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन 28 बॉन्ड बना रहा है, ऐसा नहीं। जो वैलिड है वो होना चाहिए, बट हाइपोथेटिकल होते हैं। लेकिन इसमें क्या बनता है, इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, जो हम लोग देखेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, आर एच, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, ये क्या दिखाता है, तो वो भी हम देखेंगे अभी। और इसको हम क्यों स्टेबल मानते हैं, क्योंकि इसके पास में लोएस्ट एनर्जी होती है। तो जब एनर्जी जो होती है वो लो होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को मानते हैं मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर फ्रॉम बिहाइंड थ्री। तो इसलिए जो प्रायोरिटी भी होगी वो भी हम देखेंगे कैसे, क्योंकि तीन इफेक्ट पढ़ लिए हमने। कल पढ़ा था इंडक्टिव, आज पढ़ा हाइपर कंजुगेशन, तीसरा है ये रेजोनेंस। तो आ जाओ, अब यहाँ पे एक बात आप बताओ, हमने यहाँ पे एक चीज बनाई, ओ, ओ प्लस, ओ नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दिया, सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। ठीक, अब आप मुझे ये बताओ इसमें से बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है? तो हम यहाँ पे कहते हैं कि सपोज दैट इसको आप मान लो y, ठीक, इस चीज को आप मान लो y, इस बॉन्ड को, और इस बॉन्ड को मान लो x। तो हम ये कहते हैं y की लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू x। ठीक, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आप देख लो क्या होता है, ये। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी उल्टा हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी में हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी जो होती है इसकी ज्यादा होती है, इसकी उससे ज्यादा होती है, सॉरी इसकी उससे कम होती है और इसकी सबसे कम होती है। तो ये हो गया आपका बॉन्ड एनर्जी। ठीक, ये क्या है, ये है आपका बॉन्ड लेंथ। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो बॉन्ड लेंथ हम देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, अब ये हम देख रहे हैं कैसे यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। अब मुझे बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे साहब सिग्मा की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्स। बट प्रैक्टिकली जब इसको एक्सपेरिमेंट किया गया तब क्या पाया गया, x इज इक्वल टू वाई। और ऐसा क्यों हो रहा है, तब आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस आपको एक्सप्लेन करेगा कि क्यों ये बॉन्ड बराबर हैं। यहीं पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एंट्री होती है। यहाँ पे तो फिजिकल मैथमेटिक्स लगा लोगे कि बता दोगे यार ये जो बॉन्ड है ना ये ऐसे 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 ऐसे, लेंथ छोटी बड़ी। बट प्रैक्टिकल की जब बात आती है तो वहां पे हम देखते हैं कि ये यहाँ पे घटा आ गया, यहाँ पे एक्स और वाई बराबर हो गए। अब कैसे, क्योंकि इन पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, नया टर्म आ गया, कौन सा, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब पार्शियल डबल बॉन्ड क्या होता है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड आपको जानने के लिए सबसे पहले रेजोनेंस के बारे में कुछ समझ लेते हैं। अब एक हम आपको रेजोनेंस करके दिखाते हैं अगले पेज पे। चलो,
हमने कहा ये यहाँ पे हमने O दे दिया, ठीक। और ये कमेंट करके बताना है किसका स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको देखना है कितनों को स्ट्रक्चर आ रहा है। ये हमने यहाँ पे O बनाया, ये डबल बॉन्ड से O कनेक्ट किया, ये सिंगल बॉन्ड से O कनेक्ट किया, ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ साइंस भी तो होंगे मालिक, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। अब आप मुझे ये बताओ, अगर हम इस पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे करा दें तो क्या होगा, अगर हम इस पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग जो है यहाँ पे कराएं, बताओ। तो ये बीच वाला तो वैसे रहेगा, क्यों, इधर भी उसको बॉन्ड मिल जाएगा, जैसे इससे बना रहा है वैसे इससे बना लेगा, फर्क इनमें और इनमें आ जाएगा। ये कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता और ये कहेगा मुझे पड़ता है, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएंगे आपस में, क्या हो जाएगा, जैसे पढ़े नहीं हो ऐसे करके चेंज होता है, तो बस ऐसे ही करके चेंज होएगा। तो यहाँ पे ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये सिंगल ये डबल, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस या माइनस, बताओ, न्यूट्रल, ये माइनस, ठीक। ये आप मुझे बताओ, अगर ये ऐसा बना है तो हाइब्रिड कैसा होगा। ये तो हमने रेजोनेंस करके बताया कि यार ये कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक। लेकिन अब आप मुझे बताओ, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका हाइब्रिड कैसा होगा। तो हम हाइब्रिड कहते हैं बीच का स्ट्रक्चर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे आ जाओ देखते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होगा। तो कॉम्बिनेशन देखने के लिए सबसे पहले आप एक चीज बताओ, ये ऑक्सीजन यहाँ पे था, ये ऑक्सीजन यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, कौन सा बॉन्ड है जो हिला नहीं। हम कहेंगे साहब जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो हिलते नहीं है। ओके मालिक, तो ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक। बात आती है पाई बॉन्ड की। अब जो पाई बॉन्ड है ये गड़बड़ करेगा। ये क्या करता है, ये अभी आप देखोगे तो ये यहाँ पे हमने कहा पाई बॉन्ड हमने शिफ्ट कराए थे ना, और बीच वाला चार्ज ऐसे ही रहेगा, क्यों, ये स्टार्टिंग में भी प्लस यहीं पे था, यहाँ पे भी प्लस यही था, तो बीच के स्ट्रक्चर में भी क्या रहेगा, ये सेम ही रहेगा। लेकिन यहां से पाई बॉन्ड हटा और यहां गया, ठीक। बीच का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो रहा होगा जब ट्रांजिशन चल रही होगी इंटरमीडिएट स्टेट में, तो क्या हो रहा होगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे, दो यहाँ पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेंगे पाई बॉन्ड के, ठीक। इनको हम बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इनको, पार्शियल डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो थी वाई और एक्स की बराबर आई थी, ठीक है। ये पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाते हैं। और साथ में अब बात मुझे बताओ, जब चार्ज यहाँ था स्टार्टिंग में और यहाँ पे आ गया, तो ये कितना चार्ज होगा। जब हाफ किया गया तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है, एक चार्ज है उसको हाफ कर देंगे तो 1/2 ही तो हो जाएगा, ठीक। आधा आधा चार्ज भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और इनसे सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। और यहाँ पे हम दो चीज देखते हैं कि चार्ज डिफरेंस कैसे आ रहा है, साथ में यहाँ पे हम डबल बॉन्ड जो देख रहे थे, बॉन्ड लेंथ कैसे बराबर हो जाती है। तो वो हमने देखा रेजोनेंस के तरीके से, ये बॉन्ड लेंथ को बराबर कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंटली। जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, तो उनके बीच की जो स्टेट आती है उसमें बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाते हैं। और साथ में इनके कुछ नाम भी होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं इनको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं। और ये क्या है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, आर एस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक। इसको हम बोलते हैं आर एस हाइब्रिड, आर एस एच। यह रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये किसकी किसकी मदद से बने हैं, एक और दो के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है। इतनी चीज आपको क्लियर है। और एक चीज आपने देखा होगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, बहुत ही सिग्मा है ये। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, पाई, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा है, यहाँ पे एक सिग्मा है, यहाँ पे एक पाई है। तो ये कुछ चीजें हैं जो ऑब्जर्वेशन की नजर से आपको देखनी है। आगे अब क्वेश्चन करते हैं रेजोनेंस के बारे में। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रेजोनेंस इन द केमिस्ट्री। अब ये चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए। आ जाओ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्रांसफर हो रहा होता है क्या बिटवीन टू एटम में, देखते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे ना उधर उधर, ओ माइनस था, उसको फिर हमने उधर स्टेबल किया, हाफ हाफ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। यस, दिस इज द आंसर। ठीक, आगे आ जाओ। इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी मूव्स? सिंपल, देखना ही नहीं है, मार दो। ठीक है, कंडीशन ऑफ कंपाउंड टू शो रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए? कई बच्चे एकदम कॉन्फिडेंस में कहेंगे सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इधर आओ, sp3 दिखाते हैं। sp3 कैसे बनता है मालिक? आएगा बोर्ड पे ऐसे कहेगा, ऐसे कॉन्फिडेंस में, ये कहेगा सर ये लो sp3 बन गया। मैंने कहा ठीक है बाबूजी, पर पीछे आओ जरा। इसमें कौन सा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है? पाई। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? sp3 तो नहीं आ सकता। तो हम क्या कहते हैं, या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए या जिसमें कॉन्जुगेशन हो रहा हो। ठीक है, बोथ बी एंड सी, ध्यान रखेंगे। Which of the following best describe a localized lone pair in a molecule? Localized और delocalized पता है क्या होता है? Localized वो होता है जो कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में, उसको हम कहते हैं लोकलाइज। ये लोकल में रहना चाहता है, ये कहीं नहीं जाना चाहता। वो कहता है भाई मेरे को यहीं पड़ा रहने दो, तुम लोग अपना क्रांति वंती करो। उसको हम क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड। और जो कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक, तो लोकलाइज्ड लोन पेयर और डी लोकलाइज्ड लोन पेयर को ध्यान रखेंगे। तो आ जाओ, ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज डी लोकलाइज्ड ओवर मल्टीपल एटम्स नहीं, ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डजंट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। यस, दिस इज द आंसर। आ जाओ, अब ये तो कल के पुराने क्वेश्चन है। अब ये आता है, ये तो कल का पुराना है कि डिग्री ऑफ हेलोजन डिपेंड्स अपॉन। रिवीजन के तौर पे कर सकते हो, बता सकते हो, ये कल का क्वेश्चन है। तो डिग्री ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? ये बड़ा प्यारा है, कोई बताएगा ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल नाम से ही जैसा जाहिर है, यथा नामे तथा गुण है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेशी होता है बेसिकली। इसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो जिस किसी के पास भी इलेक्ट्रॉन कम हो, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, तो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है किसी और पर्टिकुलर एटम से। ठीक है, आ जाओ। ए मॉलिक्यूल दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, ना खुद ही गरीब है ये। A molecule that accept electron from other molecule. Okay, this is the answer. ठीक, आगे। Which of the following best describes a nucleophile? सबसे अच्छी चीज क्या? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बताओ? न्यूक्लियस लविंग स्पेस, ये एकदम न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। इलेक्ट्रॉन कहता है जाओ हम न्यूक्लियस में ही रहेंगे, तुम लोग घूमो जाके, मेरे को काम वाम मत बताओ कुछ। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? आओ देखते हैं। ए मॉलिक्यूल दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू अदर मॉलिक्यूल, ये आ गया। अब ए मॉलिक्यूल दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल, नहीं, ये भी नहीं। ए मॉलिक्यूल दैट हैज पॉजिटिव चार्ज, नहीं। ए मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट्स ऑन एसिड, नहीं। ये अच्छा, एक कोई एग्जांपल बता सकते हो एक न्यूक्लियोफाइल का? तो जैसा कि हमने कहा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, तो हम कह सकते हैं साहब ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, पीछे आओ। इसका तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे, इसका बताओ। इसका एग्जांपल ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, गरीब आदमी होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हो। विच एटम ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल इज टिपिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर? अब ये बताओ, कौन सा एटम जो है या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल टिपिकली रेस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर के लिए? हाइड्रोजन एटम नहीं, H प्लस होता तो मान सकते थे। कार्बन नहीं, कार्बोकेटायन होता तो बोल भी नहीं सकते, एनायन में बोल सकते हो। हेलोजन नहीं, हेलोजन नहीं।
एटम विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिस पे सी होता है ना न्यूक्लियोफाइल, बस यही। आ जाओ अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉट टिपिकली कंसीडर्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल? कौन सा इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं है? NH3 के पास भी एक होता है, ठीक। अब बताओ कौन सा इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं है? जल्दी फटाक से कमेंट में आंसर करें, पॉज कर दें। तो यहाँ पे एक एक करके पहले ब्रेक करते हैं। इसके पास क्या होता है? इसके पास भी प्लस होता है और इसके पास भी माइनस होते हैं, ठीक है, मतलब ये भी हो सकता है। इसके पास भी होता है, ठीक है। ये बचे मालिक, इनके पास तो पॉजिटिव पॉजिटिव है ऑलरेडी, ठीक ठाक है ये भी होता है, तो ये आ गए H+, ठीक। सो थैंक यू। आज हल्की सी स्पीड ज़्यादा रही और इन डेप्थ में नहीं गए, उतना ही पढ़ा है जितना आपके एग्जाम्स में आ सके, क्योंकि ज़्यादा डीप अगर आप जाओगे तो आपको अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, तो उस हिसाब से आप नहीं पढ़ पाओगे। तो वन शॉट में अगर हम देखें तो वन शॉट के हिसाब से ठीक है। और बाकी जब डिटेल्ड लेक्चर इसके GOC के आएंगे, जो 1 घंटे में हम केवल हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा रहे होंगे, 1 घंटे में हम केवल रेजोनेंस ही पढ़ा रहे होंगे डीपली, तो वो आपके एडवांस कंपटीशन के लिए, इसमें के लिए आपके लिए इतना ही है। और आपसे ये कहेंगे कि NCERT के जो क्वेश्चन हैं वो आप लगाते रहो, NCERT को पढ़ते रहो, क्योंकि ऑर्गेनिक में अगर आपको देखना है तो NCERT पढ़ो, NCERT से बढ़िया कुछ नहीं है। हम लोग भी जो क्वेश्चंस उठा के लाते हैं वो NCERT के पॉसिबल क्वेश्चंस लाते हैं, PYQs के हिसाब से क्वेश्चंस लाते हैं, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो कि आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत सही किया है उसने। हम देख रहे हैं कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले क्या बोल रहे हैं कि यार UPSC ने पैटर्न चेंज कर दिया, ये कर दिया वो। अरे भाई, अगर आपको हाइपर कंजुगेशन आता है तो पूछेगा तो हाइपर कंजुगेशन से ही, ऐसा तो नहीं हाइपर कंजुगेशन पूछ रहा है और वो जाके बेकर-नाथन इफेक्ट बोले कि बेकर-नाथन इफेक्ट क्या होता है। तो बेकर-नाथन इफेक्ट तो पता होना चाहिए ना, क्यों? वो तो हाइपर कंजुगेशन का ही पार्ट है। फिर कहोगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं है। हाइपर कंजुगेशन की जितनी नॉलेज होनी चाहिए आप कर लो, उसके बाद एग्जाम चाहे जैसा पैटर्न लाएगा तो उस टॉपिक से ही पैटर्न पढ़ो आराम से, सिंपल सा। तो इन चीज़ों में मत पढ़ो कि हमें वो पैटर्न देख लें, पैटर्न पता है, वेल एंड गुड, बट आपकी ग्रिप होनी चाहिए आपके टॉपिक पे, तभी काम चल पाएगा। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।